हेलो और वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है मातृ सत्तात्मक परिवार से क्या आशय है, भारतीय संदर्भ में इसका उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग मातृ सत्तात्मक परिवार क्या होता है। ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता या स्त्री में ही अधिकार तथा सत्ता निहित होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मातृ सत्तात्मक परिवार में जो है पिता के पास जो है बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता है, माता के पास ही यानी कि स्त्री के पास ही जो है ज़्यादा अधिकार होता है और उसी में जो है सत्ता निहित होती है। वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है, यानी कि परिवार में जो भी नियंत्रण है उसको बनाए रखने का काम जो है स्त्री का होता है। कभी कभी कोई पुरुष भी इस उसकी तरफ से यह कार्य कर सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से कार्य कर सकता है, जैसे कि मदद के तौर पर जो है वो स्त्री का मदद कर सकता है नियंत्रण बनाने में। कहीं पर स्त्रियों को ये अधिकार वास्तविक है तो कहीं नाम मात्र के। मातृ सत्तात्मक या मातृवंशी परिवारों की मैकाइवर एवं पेज ने निम्नलिखित व्याख्याएं बताई हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं पर जो ये स्त्रियों के अधिकार हैं वो सच में है कि वो स्त्रियां जो हैं उनके हाथ में सत्ता होती है, उनके हाथ में परिवार होता है, लेकिन कहीं पे जो है ये जो है नाम मात्र की केवल हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि और आगे जो है कहा जा रहा है कि मातृ सत्तात्मक एवं मातृवंशी परिवारों की मैकाइवर एवं पेज ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। यानी कि मातृ सत्तात्मक परिवार की क्या विशेषताएं हैं उसको जो है मैकाइवर एवं पेज ने बताई हैं। तो चलिए देखते हैं उन विशेषताओं को, जिनमें से कि पहला विशेषता है मातृ सत्तात्मक परिवारों में बच्चों का वंश परिचय एवं वंश नाम माता के परिवार के आधार पर तय होता है। अतः संतानें पिता के कुल या वंश के स्थान पर माता के वंश की मानी जाती हैं। अन्य शब्दों में पितृवंश के स्थान पर मातृवंश महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मातृ सत्तात्मक परिवार में जो है बच्चों का वंश परिचय, उनका जो निक नेम, उनका जो कहते हैं ना सरनेम, वो सब चीज़ें जो होती हैं ना माता के आधार पर की जाती है। ये नहीं कि पिता के आधार पर कि पिता का क्या वंश है। संतानें पिता के कुल या वंश के स्थान पर माता के वंश की मानी जाती हैं, यानी कि ये माता की वंश की मानी जाती हैं। और अन्य शब्दों में कहा जाए तो पितृवंश के स्थान पर मातृवंश महत्वपूर्ण होता है, यानी कि माता का वंश जो है महत्वपूर्ण होता है, पिता का वंश महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये थी पहली विशेषता। अब चलिए देखते हैं दूसरी विशेषता। विवाह के बाद पति ही पत्नी के घर जाकर निवास करता है और उसके परिवार का सदस्य बन जाता है। स्त्री अपने पति के घर नहीं जाती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्त्री जो है विवाह के बाद जो है अपने घर नहीं जाती, जैसे कि अपने घर यानी कि जहाँ उसकी शादी हुई है वहाँ वो नहीं जाती है, बल्कि जिस लड़के से शादी हुई है वही लड़का जो है इसके घर पे आकर रहने लगता है। तो ये जो है ये दूसरी विशेषता है। अब चलिए देखते हैं अगली विशेषता। ऐसे परिवारों में पुत्र को पिता से कोई संपत्ति नहीं मिलती है। संपत्ति के अधिकार मातृ पक्ष से ही तय होते हैं, परंतु संपत्ति में पुत्र व पुत्री सभी का समान अधिकार होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे परिवारों में जो है जो पुत्र होता है, लड़का होता है, पिता से उसको जो है कोई संपत्ति नहीं मिलती है। संपत्ति के अधिकार में जो है मातृ पक्ष से ही तय होता है, यानी कि माता जो है तय करती है कि किसको जो है संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, परंतु संपत्ति में जो है पुत्री का और पुत्र का दोनों का समान अधिकार होता है। यहाँ पे माता भी तय करती है कि जो संपत्ति है वो किसको देना है, लेकिन जो है यहाँ पे पुत्र और पुत्रियों को जो है संपत्ति में समान अधिकार रहता है। अब चलिए देखते हैं अगली विशेषता। संपत्ति एवं पद का उत्तराधिकार मामा से भांजों को प्राप्त होता है। ट्रावणकोर कोचीन में राजा का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र ना होकर उसका भांजा ही होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे परिवारों में जो है राजा जो है किसी का पुत्र तो नहीं होता है, उसका भांजा ही जो है वो राजा होता है। जैसे कि ट्रावणकोर और कोचीन में कहा जा रहा है कि राजा का जो उत्तराधिकारी होता है वहाँ पे जो है उसका पुत्र नहीं बनता है बल्कि भांजा बनता है। तो ये भी एक प्रकार की विशेषता है। आगे देखते हैं। मातृसत्ता का यह अर्थ नहीं कि स्त्री को ही आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और पुरुषों को इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, वरन पुरुषोचित कार्य पुरुषों को ही सौंपे जाते हैं। यहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मातृ सत्ता का जो है अर्थ यह नहीं है कि स्त्री ही सभी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य करेगी, उसको ही सभी अधिकार प्राप्त है और पुरुषों को जो है इन अधिकारों से जो है वंचित कर दिया गया है। लेकिन जो पुरुष के जो उचित कार्य होते हैं, यानी कि पुरुषोचित, यानी कि जो पुरुष के लिए उचित कार्य हैं वो पुरुष को ही सौंपे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और को सौंपे जाएंगे, वो पुरुष को ही दिए जाएंगे। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि जो पुरुष के लायक कार्य हैं वो पुरुष करेंगे और महिलाओं के लायक जो कार्य हैं महिलाएं करेंगी, भले ही मातृसत्तात्मक परिवार है। यहाँ पे जो है मातृसत्तात्मक के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं।
तो यहाँ पे पहला है नायर परिवार। नायर परिवार में क्या होता है तो देखते हैं। मालाबार के नायरों में मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। इसकी प्रवृत्ति जब संयुक्त होती है तो इसे मलयालम भाषा में तारवाड़ कहते हैं। एक नायर तारवाड़ में एक स्त्री, उसके लड़के व लड़कियों के लड़के लड़कियां निवास करते हैं। इस प्रकार नायर संयुक्त परिवार में एक स्त्री वंश की कई पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नायर परिवार में जो है उसको तारवाड़ कहा जाता है मलयालम भाषा में। और एक तारवाड़ में जो है एक स्त्री रहती है, उसके लड़के व लड़कियां रहते हैं, और उस लड़के व लड़कियों के लड़के व लड़कियां निवास करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि नायर जो है एक संयुक्त परिवार है, यानी कि एक परिवार में उसका लड़का लड़की दोनों रहेंगे, और साथ ही साथ जो उसके लड़के और लड़कियां यानी कि दादी हो गई, मम्मी हो गई और बच्ची हो गई, यानी कि तीनों लोग जो है उसी परिवार में रहते हैं। और पूरा जो है संयुक्त परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है। एक ही स्त्री वंश के कई पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ही स्त्री वंश, यानी कि जो मम्मी हो गई, बेटी हो गई, वो सब जो है एक ही साथ में रहते हैं बड़े परिवार में एकदम। लड़कों की संतानें उनकी पत्नियों के तरवार की सदस्य होती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लड़कों की संतानें होती हैं वो जो है उनकी पत्नियाँ होती हैं, अब उनकी शादी जहाँ पे हुई रहती है वहाँ की जो है वो सदस्य होती हैं और अपनी माँ के साथ रहती हैं। ताड़वाड़ में सभी रक्त संबंधी ही सदस्य होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ताड़वाड़ में जो है जो लड़कों की पत्नियां होती हैं वो अपनी माँ के साथ रहती हैं और उनके बच्चे जो है उसी ताड़वाड़ के सदस्य होते हैं। यानी कि हर जगह जो लड़की है वो कहीं पे शादी करके नहीं जाती, बल्कि वो उसी परिवार का सदस्य बनी रहती है, दूसरे से शादी करके भी। ताड़वाड़ में सभी रक्त संबंधी ही सदस्य होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी इसमें नहीं रहता। अतः हमें इसे हम रक्त संबंधी मात्र सत्तात्मक परिवार कह सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ताड़वाड़ में जो है सभी रक्त संबंधी ही रहते हैं, यानी कि एक ताड़वाड़ में सभी रक्त संबंधी रहेंगे, और जिससे शादी हुई रहेगी वो शायद कहीं और पे मिलते होंगे या कहीं और पे जो है वो रहते होंगे एक साथ में, लेकिन ताड़वाड़ में जो है सभी केवल रक्त संबंधी रहते हैं। जिसका विवाह हुआ है वो नहीं रहेगा, यानी कि जिस लड़के से विवाह हुआ है वो नहीं रहेगा इस समय। अतः इसे हम रक्त संबंधी मात्र सत्तात्मक परिवार कह सकते हैं। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि हम इसे रक्त संबंधी मात्र सत्तात्मक परिवार कह सकते हैं, यानी कि मात्र सत्तात्मक परिवार है लेकिन जो है उसमें सभी रक्त संबंधी लोग ही रहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला गारो परिवार। गारो परिवार में क्या होता है। गारो जनजाति असम में निवास करती है। गारो लोग मात्र सत्तात्मक हैं। यह अपनी उत्पत्ति किसी स्त्री पूर्वज को मानते हैं। वंशक्रम मातृ पक्ष से ही निर्धारित होता है। विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर निवास करता है। उत्तराधिकार पुत्रों को नहीं वरन इस पुत्रियों को ही मिलता है। पिता किसी भी कन्या को उत्तराधिकारी बना सकता है, परंतु अधिकांशतः सबसे छोटी पुत्री को उत्तराधिकारी चुना जाता है। उस कन्या का विवाह पिता की बहन के लड़के से होता है। उसके अभाव में पिता के ही मातृकुल के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गारो में जो है गारो असम में जो है निवास करती है, और गारो लोग मात्र सत्तात्मक हैं, और यह जो है अपनी उत्पत्ति यानी कि ये जहाँ से उत्पन्न हुए उसको जो है स्त्री पूर्वज मानते हैं, यानी कि स्त्री से जो है ये उत्पन्न हुए। और वर्षक्रम मातृ पक्ष से ही निर्धारित होता है, यानी कि जो भी वंश है वो माता के वंश से ही निर्धारित होता है। विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर निवास करता है। यहाँ पे भी वही होता है, जो पति होता है वो पत्नी के घर जाकर निवास करता है। उत्तराधिकार पुत्रों को नहीं वरन पुत्रियों को मिलता है। किसी भी कन्या को जो है उत्तराधिकार नहीं बना सकता या किसी भी पुत्र को, परंतु अधिकांशतः सबसे छोटी पुत्री को उत्तराधिकारी चुना जाता है। उस कन्या का विवाह पिता की बहन के लड़के से होता है, यानी कि सामान्यतः जो है घर में जो छोटी लड़की होती है उसको जो है उत्तराधिकारी बनाया जाता है परिवार का, और उस लड़की का जो है विवाह जो है पिता की बहन के लड़के से होता है। उसके अभाव में जो है पिता के ही मातृकुल के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया जाता है, यानी कि जो घर की छोटी लड़की है उसका जो है विवाह जो है वो पिता के बहन के लड़के से किया जाता है। लेकिन अगर पिता के बहन का लड़का नहीं है तब जो है मातृकुल के ही यानी कि माता कुल के जो है उसी के कुल में जो है किसी अन्य व्यक्ति से जो है उस लड़की का विवाह होता है और उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तो ये थी गारो जनजाति की विशेषताएं। चलिए देखते हैं खासी जनजाति की क्या विशेषता है। खासी जनजाति भी असम में निवास करती है। यह मात्र अस्थानिक और मातृवंशीय है। पारिवारिक धर्म सामान्य समाधि, जहाँ परिवार के सदस्यों की अस्थियां मृत्यु के बाद रखी जाती है, में भाग लेना ऐसे कार्य हैं जो सदस्यों को उक्त सूत्र से बांधते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खासी जनजाति जो है असम में निवास करती है, और यहाँ पे जो है पारिवारिक धर्म जो है सामान्य समाधि, जहाँ पे परिवार के सदस्यों की अस्थियां मृत्यु के बाद रखी जाती हैं, में भाग लेना जो है परिवार को जो है एक सूत्र में बांधता है। यानी कि जो भी मृत्यु व्यक्ति है उसकी अस्थियां जहाँ पे रखी गई हैं वहाँ पे जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ पे सभी लोगों को जो है एक सूत्र में जो है वो
वो धार्मिक कार्य बांधता है। अन्य मातृसत्तात्मक परिवारों की तरह स्त्रियों की संतानें ही परिवार के सदस्य होती हैं और संपत्ति भी स्त्रियों में ही हस्तांतरित होती है। यानी कि यहाँ पे जो भी मातृसत्तात्मक परिवार है हम लोग देखिए, उसी तरह जो है यहाँ पे भी जो है स्त्रियों का वर्चस्व रहता है और उन्हीं को जो है संपत्ति में हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि उन्हीं को जो है उत्तराधिकारी बनाया जाता है। पुरुष द्वारा कमाया गया धन परिवार की संपत्ति होती है, जो उसकी माँ, बहन या स्त्री वंशजों को मिलती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुरुष जो भी धन कमाता है वह उस परिवार की संपत्ति होती है और उसकी माँ, बहन या स्त्री अन्य स्त्री वंशजों को मिलती है। यानी कि जो भी पुरुष कमाएगा वो उसकी माँ को मिलेगा या उसकी बहन को मिलेगा या फिर अन्य स्त्री वंशजों को मिलती है। परिवार के पुरुषों या पुत्रों की संतानें उनकी पत्नियों के परिवार के सदस्य होती हैं। जो भी परिवार के पुरुष या संतान होते हैं वो उसके जो है पत्नियों के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। परिवार की सबसे छोटी पुत्री ही परिवार के धर्म की रक्षक होती है। वह माँ का दाह संस्कार करती है और उसकी अस्थियों को समाधि में रखती है। उसे ही परिवार के घर व संपत्ति का मुख्य भाग मिलता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो परिवार में सबसे छोटी पुत्री होती है वही जो है परिवार के धर्म की रक्षक होती है और वही जो है अपनी माँ का दाह संस्कार करती है और उसकी अस्थियों को समाधि में रखती है और उसे ही परिवार के घर संपत्ति का जो है मुख्य भाग मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है और मातृसत्तात्मक परिवार किन किन जनजातियों में पाया जाता है, जैसे नायर लोगों में, गारो लोगों में और खासी जनजातियों में जो है मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है और इनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।